everyone, welcome back to my channel. So finally you guys are done with your examination process and relax. जैसे बोर्ड में बच्चे नहीं होते hats वगैरह फेंक देते हैं. Now we are done with the examination. So I guess you might relate with that phase now. But no, technically we are not over with the examination process right now because अभी बहुत सारी जर्नी बाकी है, बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं, फाइनल सिलेक्शन बाकी है. जब तक हाथ में जॉब का वो लेटर नहीं आ जाता, जब तक फाइनली हम जाके स्कूल में पढ़ा नहीं लेते, तब तक हमारा जॉब डन इज नॉट डन. ठीक है. तो व्हाट इज दिस वीडियो ऑल अबाउट. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस की स्ट्रैटेजी के बारे में. देन विल बी टॉकिंग अबाउट द ईएमआरएस, उसका फेज, नेक्स्ट फेज कब होगा, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी. देन विल टॉक अबाउट द DSSB part. Then we'll talk about the UPTET and we will be talking about the life, my life, my personal opinions, why I'm not active on Telegram right now, and whether I'll be active or not, whether I'll be starting a mentorship program or not, और अगर हाँ तो क्या, और मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, दैट ऑल्सो. ठीक है. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल लेंथी वन बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ एनालिसिस, और जितना मैंने पोल क्रिएट किया, जितने स्टूडेंट से मेरा बात हुआ, जो भी है 1 to 1 आई विल बी टॉकिंग अबाउट. तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड. और थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ तो 1.5x पे कर लो, और जिसको लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ आप इसी पेज पे सुनो. सो स्टे ट्यून्ड. आपको रहना जरूर है ताकि आप पूरा सब चीजें सुन पाओ, क्योंकि अब तो आप फ्री हो तो आप बात कर सकते हैं हम 1 to 1. ठीक है. तो आप बहुत सारे कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि आई एम लिटिल हैप्पी बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू द पेपर एंड एवरीथिंग. केवीएस एनवीएस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने आपको बोला था कि पेपर इजी नहीं होगा, पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट इन कंडीशन होगा. ईएमआरएस का पेपर इजी था कंपैरेटिवली. अगर हम इजी हम इस बेसिस पे बोलते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर देते हो, इजी हम इस बेसिस पे बोलते हैं, दो पेपर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. अब केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस के पेपर के बीच का कंपैरिजन में मैं ईएमआरएस को इजी बोल रही हूँ. ठीक है, समझ गए. अब हम अगर सोलली ईएमआरएस की बात कर लेते चलो, तो वो पेपर इजी था क्योंकि पहली बार हो रहा था. सब लोगों को लग रहा था बहुत हाई लेवल होगा, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन से पेपर कम आया, हलवा आया. तो उन लोगों के लिए पेपर इजी हो गया. ठीक है. जितना मैंने लोगों से बात किया है, क्योंकि मैं तो टीयर 2 में बैठी नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पेपर देखने के बाद में एनीबडी कैन टेल. ठीक है. बट एग्जाम हॉल का प्रेशर वॉज डिफरेंट. तो बट उससे कट ऑफ एनालिसिस तो पता चल जाता है. ठीक है. अभी केवीएस एनवीएस की बात कर लेते हैं. तो केवीएस एनवीएस का पेपर वॉज लेंदी, लिटरली लेंदी. उनके लिए 3 घंटे भी कम होने चाहिए थे मेरे हिसाब से. 3 घंटे में मतलब 2.5 आवर्स में आपको सब चीजें करना है. न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है. फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही भर दिए भाई, कुछ और भी दे देते. न्यूमेरिकल्स के अलावा कुछ नहीं है. उसके बाद डेरिवेशन एक डाल दिया. इधर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, असर्शन रीजन सॉल्व करो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करो. स्टेटमेंट्स इतने सारे. यार पेपर इतना लेंथी बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है जब आपको पता है कि आपको बैलेंस करके चलना है. हाँ ठीक है, केवीएस एनवीएस की हिस्ट्री रही है कि वो लोग धुरंधर है इस चीज में, पेपर बनाते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से. तो अब उनको वो चीज दिखाना है, जरूरी नहीं है ना. बच्चे बहुत सारी चीजों के लिए नहीं प्रिपेयर होते, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, सब कुछ बैलेंस बैलेंस पेपर होना चाहिए था. ऑल्दो इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं इस कंडीशन में बोल रही हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं था. टाइम मैनेजमेंट के लिए वो पेपर थोड़ा सा लेंदी था. आपको बहुत सारे लोग नहीं सॉल्व कर पाए होंगे विद इन टाइम पीरियड, और जो फर्स्ट टाइमर हैं जिनको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं है, स्पीड नहीं बनाए, काफी टाइम से लिखा नहीं है, तो उन सब के लिए भी पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आई गेस. तो उस कंडीशन में ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि पेपर डिफिकल्ट था. कट ऑफ की बात कर लेते हैं. पेपर में स्टेप मार्किंग, हाँ बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक सेकेंड, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि स्टेप मार्किंग होगा क्या. देखो बोर्ड में अगर देखा जाए तो स्टेप मार्किंग करते हैं बोर्ड वाले, बट इसमें अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव में शायद हो जाए, हो सकता है स्टेप मार्किंग हो जाए, क्योंकि आप कुछ गलत उससे सोल्यूशन निकाल दे रहे हो तो वो आई गेस नहीं मान्य करेंगे. 0.5 0.1 0.2 जो भी मार्क्स काटना होगा वो डिडक्ट कर लेंगे. तो स्टेप मार्किंग हो सकता है डेफिनेटली. ठीक है. अगर आपने सोल्यूशन सही लाया है तो उसके लिए आपको जितने दो दो मार्क्स में डिवीजन था ना, तो आपको 1.5 दे दें या 1.25 दे दें, इस तरीके से मार्किंग होती है. मार्किंग हमेशा कैसे होती है मैं आपको बता देती हूँ. 1.25 1.75 1.5, हाँ इनके बीच में ही चलता है आई थिंक. यूपीएससी यूपीपीसीएस में यही चलता है, बाकी मुझे नहीं पता बाकी एग्जाम्स में किस तरीके से मार्किंग करते हैं, क्योंकि जो फाइनल मेरे मार्क्स मेंस का जो मार्क्स का लिस्ट आता है उसमें मार्किंग का डिवीजन इसी तरीके से होता है. इसमें तो विल बी सीइंग कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा. लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड द मार्क्स. जब भी वो डिस्क्लोज करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी देखना पड़ेगा. ठीक है. तो अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी. जितना पोल क्रिएट हुए हैं मेरे ग्रुप्स में, तो उसमें मोस्टली बच्चे क्या बोल रहे हैं कि कट ऑफ बियॉन्ड 70 जाएगा. नहीं जाएगा, मेरी बात मानो.
पेपर डिफिकल्ट कंडीशन में था, टाइम मैनेजमेंट था, बहुत सारे बच्चे उतने क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करके आ पाए हैं, तो 70 और 70 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। आई गेस अगर जनरल का कंसीडर किया जाए तो 68 टू 72 तक के अंदर जाना चाहिए। बाकी जो ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनके लिए जो कट ऑफ होगा आप माइनस करते जाओ, -3 करके देखते जाओ। इतना ही रहता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो कि 68 67 इसी के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जितना पोल क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो मैं मान सकती हूँ कि ठीक है, इतना ही जाएगा। क्योंकि देखो हमेशा क्या होता है, जो पोल में बच्चे मार्क करते हैं, मैंने ऐसे देखा है, आप भी कभी ट्राई कर लेना, जो पोल में बच्चे मार्क करते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, उससे तो लिटिल कम जाता है, क्योंकि काफी बच्चे एनोनिमसली कुछ भी मार्क कर देते हैं कि थोड़ा सा डर जाए बच्चे, बट उनसे कम जाता है कट ऑफ। तो वहां के बेसिस पे अगर देखा जाए, क्योंकि वो भी रियल स्टूडेंट डेटा है, आप बहुत सारे टीचर्स का देखोगे, अभी तो सारा इंटरनेट पे, सारा यूट्यूब पे यही चल रहा है, तो आप देखोगे तो मोस्टली मुझे लगता है कि जितने एग्जाम्स हुए हैं टीजीटी साइंस वाले, टीजीटी साइंस का पेपर हो गया या टीजीटी के और जो एग्जाम्स हुए हैं केवीएस वाले ही, हिंदी को छोड़ के, हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने सब्जेक्ट्स हुए उसमें मोटा मोटी पेपर वो डिफिकल्ट एंड लेंदी, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड लेंदी था, तो जिसके हिसाब से कट ऑफ 60% 65% से बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। तो उसको अगर देख के मद्देनजर रखा जाए और सबके वोट्स को काउंट किया जाए, तो मेरे हिसाब से 70 के अंदर अंदर कट ऑफ रहना चाहिए फॉर द यूआर कैटेगरी। और सिमिलरली फॉर मतलब अदर कट ऑफ जो 5 6 मार्क्स का कर लो एवरेज, ऑन एन एवरेज, वो बाकी कैटेगरीज के लिए रहेगा। बट पीजीटी का पेपर अगर मैं कंसीडर करूं, तो पीजीटी का पेपर वॉज कंपेरेटिवली इजी। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी इजी क्वेश्चंस पूछे थे। 60 क्वेश्चंस करना बहुत टेढ़ी खीर नहीं थी उनके क्वेश्चंस को, तो वो क्वेश्चंस इजी थे, तो उसके बेसिस पे पीजीटी का कट ऑफ 70 टू 75 जा सकता है। हाई कट ऑफ हो सकता है पीजीटी का, बट नॉट फॉर द टीजीटी सेक्शन, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ में आप क्लियर रहो, मैं यहाँ पे वो भी लगा दूंगी जो स्क्रीनशॉट लगता है, तो वो भी आप देख सकते हो एक बार, या फिर मैं पोल ही क्रिएट कर दूंगी डायरेक्टली, मैं पोल क्रिएट कर दूंगी ऑन यूट्यूब, तो वहां से आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हो जब भी पोस्ट क्रिएट होता है उसके थ्रू कि कितना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एवरीडे सब कर सकते हैं ना, यहाँ पे तो बस स्क्रीनशॉट लग के आप देख के चले गए, वहाँ पे तो आप एवरीडे जाके चेकआउट कर सकते हो क्योंकि कितने लोग वोट कर रहे हैं, ठीक। सेकेंड थिंग, सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा, देखो इंटरव्यू का जो केवीएस का स्केड्यूल है, मतलब मोस्टली चांसेस क्या है जो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब फर्स्ट एंड सेकेंड जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा, तो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये वगैरह सब कुछ लेके के बाद अगस्त फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। तो अगस्त में आप रेडी रहो जॉब लेने के लिए, तो कंग्रेचुलेशन अभी से जो सिलेक्ट हो गए उनके लिए, तो उस केवीएस के लिए आप रेडी हो जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अगस्त में जॉब ले लेना और मुझे एक थैंक यू लिख के भेज देना अगर मेरे थ्रू आपका कुछ भी फायदा हुआ है, कुछ भी फायदा, तो ठीक है, एक सिंपल से थैंक यू लिख देना, तो आई विल अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। जिसका ईएमआरएस में हो जाएगा, सेकेंड फेज ऑफ ईएमआरएस जहां तक मुझे पता है, बजट वगैरह में डिटेल्स वगैरह सब कुछ आई थी, तो अगस्त के एंड तक सेकेंड फेज ऑफ, थर्ड फेज ऑफ ईएमआरएस के बारे में भी पूरी डिटेल्स के बारे में वो लोग पोस्ट कर देंगे, ठीक है। मेरे यहाँ ना वो हो रहा है, आंधी आ रही है, तो थर्ड फेज में भी वो लोग कंसीडर कर देंगे कि आपका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा पूरा प्रोसीजर। और उन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि देखो बेनिफिट और ड्रॉबैक, प्रोज एंड कॉन्स तो सब चीजों के होते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि जो थोड़ा सा सीरियस एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने अपना ऑलरेडी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था दोनों एग्जाम्स में, और दोनों में बाई लक उनका नहीं हो पाया, तो वो प्री प्रिपेयर्ड और प्री प्लान्ड है, मतलब प्री बिफोर एग्जामिनेशन उनका प्रिपरेशन है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये चीज अच्छी है कि आपका एग्जाम अगर जब भी होगा तो आप उसके लिए पहले से ही प्लान हो, बस रिवीजन मत रोकना। डी ट्रिपल एस बी का मैं भी आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, यूपी टेट का बता रही हूँ, बाकी जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनका बता रही हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना, तो आप हमेशा उसी फेज में बने रहोगे, और मेरा क्या प्रोग्राम रहेगा वो भी आई एम टेलिंग यू, तो आप उसी पे थोड़ा सा अलाइन रहना, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए तो फायदा है। अभी बात कर लेते हैं डी ट्रिपल एस बी की, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी का क्या होने वाला है, देखो I am going to wholeheartedly prepare for the TGT science, natural science का part for D triple SB and biology also, क्योंकि मैं बायोलॉजी के लिए भी कवर करने वाली हूँ मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो मैं पूरा का पूरा डी ट्रिपल एस बी का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्ट्रैटेजिकली 100% तरीके से रेडी हूँ और प्लान कर रही हूँ, और मेंटोरशिप प्रोग्राम भी उसका स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसमें जितने लोग इनरोल होना चाहते हो, उसकी जब भी डिटेल्स आ जाएगी आप इनरोल हो जाना। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये काम स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां से लेके हम पूरा थ्रू आउट जब तक एग्जाम नहीं होगा,
हम एग्जाम को निकालेंगे, एट एनी कॉस्ट निकालेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें उस एग्जाम को निकालने के लिए, प्रोवाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डू एवरीडे टास्क जो हम कर रहे हैं, जो हमने ट्राई किया है, जो हमने ऑलरेडी प्लान किया है, वो सारा टास्क और वो सारी डिटेल्स आई विल बी टेलिंग यू इन अनदर वीडियो, जब वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा उससे पहले, ठीक है। डेली आई विल बी सॉल्विंग, डेली मैं बोल रही हूँ, वन मॉक टेस्ट या फिर वन प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ DSSB TGT साइंस। जब तक एग्जाम होगा हम पता नहीं कितने ही पेपर सॉल्व कर चुके होंगे, तो वो भी हमें कोई नहीं रोक सकता। और हम ऑल्टरनेट करके सॉल्व करेंगे। चलो मैं पूरा स्ट्रैटेजी तो नेक्स्ट अभी बता दूंगी, तो फिर क्या देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं पूरा स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में आपका मेंटोरशिप के थ्रू तोड़ के बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, ठीक है। जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो आप ज्वाइन कर लेना, नहीं इंटरेस्ट होगा तो फिर आप अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हो और इतने टाइम से करते हुए आ रहे हो, आप ऑलरेडी इतने अच्छे हो कि आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आप उस तरीके से प्लान कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी नाउ अबाउट माई पर्सनल लाइफ, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड, कैसे हो पाएगा मैनेज, एंड व्हाई आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग ऑन टेलीग्राम राइट नाउ। देखो, कुछ मोटिवेशन, कुछ एम चाहिए होता है कुछ चीज करने के लिए, टाइम भी चाहिए होता है, टाइम इज वेरी क्रूशियल। राइट नाउ आई एम ऑलरेडी एसोसिएटेड विद वन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बेसिस पे आई एम ऑलरेडी वर्किंग अंडर पतंजलि, और उनके लिए बुक्स डेवलप करना, 11th 12th की और जितनी भी होती है उन सब के बुक्स रिव्यू करना, उस सब प्रोजेक्ट के लिए आई एम ऑलरेडी एसोसिएटेड, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेन आई एम नॉट एबल टू वर्क इन अ बैलेंस्ड फॉर्मेट इन बोथ द थिंग्स, क्योंकि मैं सिर्फ एक काम नहीं करूँ, मैं मल्टीपल टास्किंग करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। हाँ, समटाइम्स आई डोंट डू एनीथिंग क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग पे काम कर रही हूँ अभी फॉर टाइम बिंग। मेरे घर में थोड़ा सा फंक्शंस थे, उसकी वजह से आई टोक अ ब्रेक और मैं फ्रीलांसिंग पे आ गई थी। नाउ आई एम कम्प्लीटली एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट बेसिस, 2 महीने हो गए मुझे। तो अब मुझे उनके साथ काम करते करते ऑलमोस्ट 4 to 5 years होने वाले हैं। तो इतनी कंपैटिबिलिटी हम लोगों के बीच में है दैट दे अग्री विद व्हाट माय टर्म्स एंड कंडीशंस एंड आई अग्री विद देयर टर्म्स एंड कंडीशन व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर उसके बेसिस पे देखा जाए, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट एंड बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आई विल बी क्विटिंग दैट जॉब एंड आई विल बी स्विचिंग फॉर फ्रीलांस बेसिंग, क्विटिंग ऑन दैट जॉब मतलब प्रोजेक्ट बेसिस पे एवरीडे ऑफिस वाला काम छोड़ के आई विल बी स्विचिंग टू फ्रीलांस बेसिस पे, उसमें जितना मुझे काम करना होगा उतना एसोसिएशन होगा मेरा उनके साथ में, एंड दैट विल प्रोसीड फर्दर, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी एंड वेरी फ्यू थिंग्स आर लिमिटेड, और रिव्यू का काम है तो वो तो कभी भी कहीं से भी हो सकता है। तो उस बेसिस पे आई विल बी स्विचिंग माई जॉब फ्रॉम कंप्लीटली, मतलब वर्क फ्रॉम होम वाला सीन हो गया है अब मेरा, पहले भी था बट अब मेरा कंप्लीटली हो गया, अब मुझे वो लॉग इन लॉग आउट वाला सीन नहीं रहा है। तो अभी जब मुझे काम करना होगा तब मैं काम करूंगी। क्यों ये ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज आई हैव a time management issue and I was not able to cope up with all the things। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी, I was not able to sleep properly, मेरी हेल्थ खराब हो रही थी, इश्यूज आ रहे थे मुझे, स्लीप सिकनेस हो गया था, मुझे रात रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि मैं एंटायर नाइट 2 महीने से, तो मैं जब भी एमआरएस का पेपर चल रहा था तो मैं पूरी पूरी रात जग के काम कर रही थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेड बैच लिया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे पूरी रात कॉपीज इवैल्यूएशन, नेक्स्ट डे का प्लानर, उसके लिए पढ़ाई करके पूरा वो कंटेंट तैयार करना एंड देन उस कंटेंट को यूट्यूब पे पोस्ट करना, बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से हो पा रही थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, मैं ऑफिस में जाके सो जाती थी कभी कभी। तो इस तरीके का सीन हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे होल हार्टेडली DSSB के लिए डेडिकेशन देना है, प्लस मेरे अदर एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर ऑल्सो पेंडिंग, तो मुझे उन एग्जाम्स को एनी हाउ निकालना है। तो उन एग्जाम्स के लिए आई नीड माई टाइम, आई नीड माई स्पेस, एंड पैसे तो आते जाते रहेंगे बट आई नीड माई टाइम एंड स्पेस एंड होल हार्टेडली मुझे वहाँ पे डेडिकेशन देना है, सो दैट एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपना 100% दिया, होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है, ये किस्मत कहाँ लेके जाऊंगी मैं, या फिर मेरी डेस्टिनी या मेरी किस्मत कौन कहाँ लेके जाएगा, हाथ की लकीरों में भी जितना है उतना ही आएगा, मतलब नो बडी कैन डू एनीथिंग, बट एटलीस्ट सेल्फ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हेयर होना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया, समय रहते आपने दिया। एज यू ऑल नो दैट आई हैव ऑलरेडी टर्न्ड 30, अगर नहीं पता है तो अब मैं बता देती हूँ कि आई एम ऑलरेडी 30 years ओल्ड, दिस ईयर आई टर्न 30, मतलब दिस ईयर आई, वो क्या बोलते 29 कंप्लीट हो गई, 30 में लग जाना, तो वो हो गया है। तो आई आई हैव टू बी सीरियस राइट नाउ, एंड सीरियस मैं हमेशा से थी, 9 to 10 years हो गया मुझे कंपटीशन वाले, उससे भी पहले अगर मैं देखूं तो यस, मैं स्टार्टिंग से कंपटीशन में थी फ्रॉम माय 11th ऑनवर्ड्स। तो बहुत टाइम से मैं कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, मल्टीपल एग्जाम्स मैंने दिए हैं,
ऑलमोस्ट 50 एग्जाम्स आई हैव अपीयर्ड, समटाइम्स मेन, समटाइम्स इंटरव्यू, समटाइम्स प्रीलिम्स, समटाइम्स नॉट ज्वाइन, मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये सारी पर्सनल लाइफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑन माई रॉ एस्पिरेंट लाइफ और एस्पिरेंट डायरीज वाली वीडियोस में, कि हर एक एग्जाम्स को डिकोड करके सब कुछ मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन किया और क्या थी मेरी 9 to 10 years की जर्नी। तो वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ यू, मतलब आई थिंक 70% ऑफ यू माइट रिलेट विद माई जर्नी, बिकॉज आप में से सब लोगों का सेम चीज रहता है। आई नो दिस वीडियो इज लिटिल लेंथी, बट लेट मी टॉक, मतलब मेरे इमोशन से लेट मी टॉक अबाउट इट। तो आई थिंक बहुत बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज बीइंग अ गर्ल, being a elder sister of the family, only elder sister of the entire family, including the paternal side भी maternal side भी, तो the responsibilities are much much more। तो जब responsibilities इतनी ज्यादा होती हैं, and your cousins look up to you, your younger siblings look up to you, then it becomes little difficult and pressurizing थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि what is your next foot, because they will be following the same thing, and if you are not wisely putting the next foot, then it might be a negative repercussion on yours, on you, that the other family members will think that अच्छा ठीक है ये तो कुछ कर नहीं पाई तो अदर क्या करेंगे। तो I don't want this to happen in my family, in my siblings, and I don't want to give false hope to anybody। सिमिलरली आई कैन से वन थिंग, अगर आप में से काफ़ी लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब चीज़ें सही है, ठीक है। कल रात को भी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया, वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अ, कुछ चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग तरीके से दिखाई जाती हैं, ठीक है। जैसे वैसे मुझे ये सारी बातें उस वाली चैनल पे करनी थी, बट ठीक है मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो ही रही है। जो लोग अभी तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत सारी देखो चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी वाले फेज में या यूपीपीसीएस वाला मैं फेज मानूं, उसमें बहुत फॉल्स तरीके से शो की जाती हैं। आप लिस्ट या डेटा उठा के देख लीजिए, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना, प्लीज एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर पाओ तो जो भी प्रिपरेशन करने जा रहे हो, जो भी नए 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 बडिंग एस्पिरेंट्स हो, उनको मैं बडिंग एक्सपीरियंस ही बोलती हूँ, जो नए नए आते हैं, तो जो भी आप जा रहे हो, सिर्फ सोशल मीडिया के वो रील्स और पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा म्यूजिक उसके बेसिस पे मत जाओ। सबसे पहले जाओ, लिस्ट में से 5-6 बंदे, टॉपर्स को तो हटा दो, 5-6 बंदे मिड सेक्शन में से कोई भी उठा लो, ठीक है। उन 5-6 बंदों के बारे में विकिपीडिया कर लो, या फिर ट्विटर पे देख लो, या फिर कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे ना, वो लोग तो बहुत फेमस बंदे हो गए ना, इंस्टाग्राम पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, उनकी स्कूल जर्नी, उनकी कॉलेज जर्नी और उनके लाइफ एक्सपीरियंस को देखो, ठीक है। वो क्या करके आए हुए हैं, कितने वेल रेड हैं, क्या एजुकेशन कंप्लीट करके ऑलरेडी डायरेक्टली एस्पिरेंट फील्ड में आ गए थे, या फिर ऑलरेडी जॉब करते थे, या फिर लिटरली वेल वर्स थे। तो यू हैव टू एनालाइज दिस थिंग, क्योंकि हम बहुत तरीके से बोलते हैं 1 साल में निकाल लिया, 2 साल में निकाल लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स फैक्ट, जिसपे बहुत सारे शुगर कोट करके इंडस्ट्रीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह बेच रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट रहे हो थ्रू आउट योर लाइफ, एवरेज स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रही, अच्छे मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो थ्रू आउट योर लाइफ, सेल्फ डिसिप्लिन आप में स्टार्टिंग से कूट कूट के भरा हुआ है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, वेदर इट इज इन इंग्लिश मीडियम, वेदर इट इज इन हिंदी मीडियम, जो भी मीडियम से आप पढ़े हो उसमें आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से हुई है, आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली थ्रू आउट सपोर्ट करते हुए आए हैं, आप किसी जॉब में नहीं हो, अ, बिना जॉब के आप 8 to 10 hours डेली डेडिकेटेडली फॉर 2 years दे पाए हो, देन यू आर सेलेक्टेड, ठीक है। if not any of the conditions are not fulfilled, then you are not, you have to give another 2 years of your life to entirely go through the process again, and again 2 years to entirely go through the process again. I have been a part of it, and I have faced so many things, so many things, मेरा अभी भी goosebumps आ रहा है। I cried a lot, I have broken down, uh, मेंटली प्रेशर, बाल सफेद, फेस खराब, हेल्थ खराब, मेंटल पीस नहीं है,
रात को सोते टाइम बुक्स, कंटेंट जो रीड किया है, गवर्नर्स, मतलब सब चीजें, व्हेन यू आर स्लीपिंग एवरीथिंग इज रोलिंग अराउंड योर हेड एंड देन सडनली यू वेक अप एंड देन रिवाइज, अरे ये कैसे गलत मैं सोच रही हूँ, ठीक है. These things I have gone through a lot and handled the pressure very well, wisely, appeared for many things. uh, Sometimes I felt good in qualifying first phase, sometimes I felt very very bad in not qualifying for within a margin रह गई, कुछ मार्क्स से रह गया. तो मतलब ये phases चलते रहे थ्रू आउट द लाइफ. So this was my journey and from last 1 year when I started working because I was not doing mentally well, because इतने exam pressure में I thought that I am a burden to somebody, I am a burden to my family, and I have to earn and I have to prove myself that I am worth living. I am not a useless kid and I have not wasted my years, I have not wasted my studies, and I can earn as much as the other person can earn. ठीक है. तो this was the entire thing because of which I started earning. शायद बहुत सारे लोगों का ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि अगर नहीं अर्न करना शुरू किया होता तो क्या पता सिलेक्ट हो गई होती. देखो, सिलेक्शन इज नथिंग. सिलेक्शन आपको खुशी देता है टेम्पररली. व्हाट मेक्स यू हैप्पी इज योर मेंटल पीस. दिस आई रियलाइज्ड इन पास्ट 1 year कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ लव एंड putting your points in a right manner, having opinion is a good thing, and not having opinion and running on the footsteps of others, या फिर जो वो लोग बोल रहे हैं आपको वही मान के चलना है आंख बंद करके भी. Even you are living in a democratic country, you have a right to speak, you have a right to say, you have a right to think, then also you can't do any of these things. Then it becomes little triggering कि लड़कियों को पढ़ाते क्यों हो, अगर पढ़ाते हो तो बोलने का अधिकार दो, अगर बोलने का अधिकार नहीं है तो चुप रहने का अधिकार स्टार्टिंग से सिखाओ. ठीक है. अगर स्टार्टिंग से कुछ नहीं सिखाया, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना सिखाया है, मुझे ये चीजें लोगों की समझ में नहीं आती हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फैमिली बट आई हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स. टचवुड माई फैमिली इज गुड इन दीज थिंग्स, बट आई हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अदर्स दैट लड़की को ज्यादा पढ़ा दिया, ओपिनियटेड हो गई, इस वजह से कभी घर नहीं चला पाई अपना. सीरियसली, मतलब ये थॉट भी कैसे आता है भाई, घर नहीं चला पाई, व्हाट. एनीवेज, तो ये देखो, पढ़ाना इज नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ. आप अनपढ़ भी हो तब भी आप बहुत बढ़िया से घर चला सकती हो. आप अगर पढ़ी लिखी भी हो तो आप ब्रिलियंटली घर क्या, बच्चा क्या, पति भी चला लोगी. ठीक है. लेकिन एजुकेशन से कभी भी इंटरलिंकेजेस नहीं करना चाहिए आपकी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ का. वहां पे जो आप कर रहे हो वो आपके पर्सनल ओपिनियंस है, आपकी एजुकेशन कोई रोल नहीं प्ले करती है आपके पर्सनल थॉट प्रोसेस में. हाँ, ये प्रोसेस चेंज करती है कि आप ओपिनियटेड हो जाते हो, आपके व्यूज आ जाते हैं, आप अपने थॉट्स को रखने लगते हो इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. बट एजुकेशन कैन नेवर मेक यू, करप्टेड तो बना देती है लेकिन कैन नेवर डिसअपॉइंट यू इन अ गुड मैनर. ठीक है. आप हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करते हो इफ यू आर गुड स्टूडेंट, इफ यू हैव लर्न गुड थिंग्स, इफ योर वैल्यूज आर गुड, इफ योर मॉरल्स आर हाई, एंड इफ योर इंटीग्रिटी इज गुड, देन मुझे लगता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकती है कुछ भी चीजें अचीव करने से. तो मेरा इंटायर कहने का मतलब ये था कि देखो, पढ़ाई मत रोको कभी भी अपनी. जैसा भी एग्जाम होता है, जितने भी मार्क्स आते हैं, जो भी रिजल्ट आता है, उससे आपका ओपिनियन, आपकी सोच, आपकी नॉलेज कुछ नहीं चेंज होती है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम में वो एड ऑन ही होती है अनटिल अनलेस आप खुद से ट्रू नहीं हो. अगर आप बोलो कि आपने एक एग्जाम दे दिया, 2 दिन पढ़ के आपका रिजल्ट नहीं आया, तो मतलब यू आर डिसअपॉइंटेड, यू विल क्राई एंड यू विल नॉट फील गुड, हाय ये क्या हो गया. नहीं, ये नहीं करना है. अगर आपने 100% अपना थ्रू आउट दिया, 1 महीने 2 महीने इस एग्जाम को प्रोसेस में झोंका है, उस एग्जाम के लिए बाकी बच्चों से ज्यादा थोड़ा मेहनत कर लिया है, देन यू आर नॉट सिलेक्टेड, देन आई कैन रिलेट टू इट कि हाँ ठीक है, इतना मेहनत हुआ बट एग्जाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, शायद डेस्टिनी काम नहीं कर रही है. बट 2 दिन पढ़ाई करके एग्जाम नहीं निकला, डेस्टिनी नहीं काम कर रही, ये कैसे डेस्टिनी काम करेगी. ये तो मतलब जादू मंत्र थोड़ी ना, मैजिक देखने गए और हो गया. तो बहुत टाइम का प्रोसेस है, बहुत टाइम का खेल है, तो उससे आप पढ़ाई करो,
उतना डेडिकेशन अपना दो, और जिस चीज की आपको चाह है उस चीज के लिए उतना एफर्ट्स पुट करो, देन डेफिनेटली वो चीज आपको मिलेगी। ठीक है। समटाइम्स लक, डेस्टिनी, कॉन्स्टिलेशन, स्टार्स जो भी होते हैं वो फेवर में नहीं होते हैं, बट कब तक नहीं होंगे, कभी तो होंगे। तो वेट करो, बस वेट करो फॉर द राइट टाइम और राइट टारगेट। वो एक मैंने कहावत पढ़ी थी ना, अपने एक्स को, कुल्हाड़ी को बहुत देर तक एक लकड़हारा घिसता है ना, और दूसरा लकड़हारा उसको पेड़ काटने में लग जाता है। तो जो घिस रहा है वो अपना शार्पन कर रहा है स्वॉर्ड को, ताकि वो एक बार में टारगेट करे और वो टूट जाए। ठीक है। तो सेम चीज हमें ये करना है, हमें खुद को इतना पॉलिश करना है, खुद की स्टडीज को इतना शार्प बनाना है, खुद के पॉइंटर्स इतने अच्छे क्लियर करने हैं, इतना कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग रखना है कि चाहे कैसा भी एग्जाम आ जाए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, कोई हिला नहीं पाए आपके अलावा उसको। ठीक है। उतना डेडिकेशन होके करना है पढ़ाई। ठीक है। और चीजें समझने के लिए देखो बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, चीजें समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। फ्री, जो बहुत अफोर्ड भी नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं ऑन दी इंटरनेट, फ्री ऑफ कॉस्ट। बुक्स फ्री है, एग्जाम पेपर्स फ्री हैं, जाओ डाउनलोड करो सॉल्व करो, जाओ डाउनलोड करो सॉल्व करो। चीजें एफर्ट्स करने की बात है, मेहनत करने की बात है, बाकी चीजें होने लगती हैं अपने आप। लेकिन टाइम देखो, टाइम मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट है, बिना टाइम मैनेजमेंट के कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आपको कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि तभी मुझे जॉब को क्विट करना पड़ा, बिकॉज सब चीजें टाइम के ऊपर, 12 घंटे है ना, सोओगे भी खाओगे भी। आई एम, चलो ये बता दूं, ठीक है, मैं जो हूँ मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ, तो मैं अपने भाई का खाना, उसके घर का पूरा टेक केयर करना, ये सब चीजें मैं करती हूँ सुबह से लेके शाम को। मैं भी एक हाउस वुमेन हो, जैसे होम मेकर होते हैं ना, सेम वैसा प्रोसेस मेरा भी है। मैं भी खाना बनाती हूँ, लॉन्ड्री करती हूँ, घर साफ करती हूँ, डस्टिंग कर, मतलब सब चीजें जो एक एज अ वुमेन करती है एक महिला अपने घरों में रह के, सारे काम मैं भी करती हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं यूट्यूब क्रिएटर भी हूँ, मतलब सब कुछ मैं मैनेज कर पा रही हूँ, बट मैं सो कम पा रही हूँ। ठीक है। मेरा स्लीप आवर्स इज वेरी वेरी लिमिटेड। कल मेरे पास पूरा दिन समय नहीं था, जिसकी वजह से मैं एनालिसिस भी नहीं अपलोड करके आ पाई। मैंने आज सुबह सुबह एनालिसिस पूरा देखा, पेपर पूरा देखा, सारी चीजें पढ़ी, पोल्स चेक किए, कितने किसने क्या क्रिएट किया है, क्या बोला है, कौन क्या बोल रहा है, कितने स्टूडेंट्स थे, उनसे बात किया। देन आई केम टू नो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, इट इज गोइंग टू हैपन। एंड पेपर सॉल्व कर, मतलब खुद से देखने के बाद में आपको लगता है कि ठीक है ये डुएबल था, ये डुएबल नहीं था, इतने टाइम मैनेजमेंट में नहीं हो पा रहा ये पेपर। तो उस बेसिस पे आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग। आई एम थोड़ा फनी है, बट मैं भी बिन ब्याही माँ ही हूँ, मैं अपने भाई का उतना ही टेक केयर करती हूँ। वो छोटा है मेरे से, वो लॉयर है, तो ही हैज टू गो टू वर्क एवरी डे एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम एवरी डे। तो आई एम डूइंग दैट सेम एज माई मदर डू फॉर अस। तो वो सारी चीजों के साथ में इफ आई कैन मैनेज, आई थिंक एवरीबडी कैन मैनेज एवरीथिंग। ठीक है। तो उसके लिए आई गेस मोटिवेटेड रहो, आई गेस बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया है। ठीक है। तो इतना भी ओपन नहीं होना चाहिए चीजों के बारे में, बट आई एम टेलिंग यू, इफ डेडिकेटेडली वी प्रिपेयर एवरीथिंग, वी कैन डू इट एंड वी विल डेफिनेटली डू इट। Trust me, trust the process. If you have invested so many years of yours in education, so many years of yours in competition, you will definitely get into the examination process and you will definitely get the government job. Wait for the right time, wait for the right target, and wait for the right day to come. सबका डेस्टिनी डिसाइडेड है, एंड दोज हु कैन रिलेट दिस थिंग, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बहुत अच्छा हाई स्कोर कर रहे हैं, जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे फॉर दी एमआरएस पार्ट, उन लोगों ने टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम्स भी लिखे हैं अभी। 1 to 1 मेरा उनसे बात नहीं हुआ है आज, आई विल बी टॉकिंग टू देम। ठीक है। तो उनसे भी मैं बात करके डेफिनेटली उनमें से जितने लोगों का सिलेक्शन होगा आई विल पोस्ट दिस ऑन यूट्यूब लाइव। ठीक है। कि इन लोगों का हुआ है, इफ दे कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, बिकॉज most of them were not going through good conditions, and still if they qualified, I'll be the happiest person that, और उनसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ये कर सकते हैं ना, तो कोई भी दुनिया का इंसान जो मेरे से रिलेटेड है या मेरे को जानता है या मेरे थ्रू प्रिपरेशन कर रहा है वो कर सकता है, और मैं उसे करा के रहूंगी। ठीक है। अलॉन्ग विद माई सेल्फ मैं भी करूंगी और उसे भी करा के रहूंगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू ईच वन ऑफ यू। इफ आप डेडिकेटेडली मेरे साथ जुड़े हुए हो, देन यू विल सी द इफेक्ट्स। ठीक है। अब देखो, एक्शंस
स्पीक मोर देन वर्ड्स, तो अब धीरे धीरे जैसे हम प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे तब आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द थिंग्स। अभी तो बस बोलने वाला बात है, मैं बोल दे रही हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग करोगे नहीं करोगे पता नहीं, मैं करूंगी तो मैं आपको शो करूंगी, ठीक है। दैट मीन्स वी आर ऑल डन विद द इंटायर थिंग। मैंने बहुत ज्यादा बात कर लिया, आई थिंक इट इज इनफ फॉर द डे। सो आई गेस अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स करो 1-2 दिन, ठीक है। तब तक लेट अस स्ट्रेटेजाइज, लेट अस प्लान, और क्या पता कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आ जाए DTRPS की तरफ से। उस फेजेस में हम पूरा प्लान तैयार करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं, पेपर्स के थ्रू जाते हैं, एंड देन वी विल अगेन बिगिन फॉर द DSSB पार्ट फॉर द इंटायर नेचुरल साइंस थिंग, ठीक है। और पीजीटी के लिए आई बी टेलिंग यू विच सब्जेक्ट आई बी कवरिंग। मे बी मैं तीनों सब्जेक्ट को कवर कर लूँ बिट्स एंड पीसेस में ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है। तो वील बी कवरिंग द इंटायर थिंग, सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। केवीएस एनवीएस के कट ऑफ के लिए हमें पोल क्रिएट कर दूंगी, आप जाके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू दिस। 30 minutes हो गए हैं literally to listening to all these things, and I hope you people are doing very really good, and all the very very best for all the examinations. Stay tuned, we'll be discussing the PYQs very very soon on this channel, so go and join the Telegram also for the upcoming updates. Thank you so much.